नमस्कार। चर्चा के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज हमारा कोई खास विषय नहीं है बल्कि खास व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में युवा राजनीति के चेहरे के रूप में हैं, जाने जाते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के नोएडा विधानसभा के सदस्य भी हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासतौर पर कहें तो युवा राजनीति में काफी सक्रियता से रहे हैं। अब जबकि 17वीं विधानसभा अवसान पर है और इसके साथ ही नए विधानसभा के गठन की चुनावी तैयारियां भी चल रही हैं, ऐसे में अनेक राजनीतिक दलों के अनेक दावे हैं और उन दावों के बीच में युवा शक्ति क्या कहती है, युवा मन क्या कहता है, किस तरह की वो राजनीति चाहता है, किस तरह की समाज का निर्माण चाहता है, इन सबका जो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति विशेष हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, चाहे उनके पिता के नाम से उन्हें पहचाना जाए या व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहचाना जाए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम कहें, 17वीं विधानसभा समाप्त हो रही है, आप नए चुनावों में जाने वाले हैं। इन चुनावों के दरमियान एक बड़ा मुद्दा उभर करके आया है नौजवानों का, नौजवानों के रोजगार का, नौजवानों की शिक्षा का, और एक ऐसी शिक्षा जो रोजगार परक भी हो और इसके साथ में हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है उसको भी लेकर के जिए। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि सामान्यतः लोग शिक्षा की जब बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ करियर ओरिएंटेड शिक्षा की ही हम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि करियर ओरिएंटेड शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि आपने संस्कृति की बात की है, अपनी परंपराओं की बात की है, इसी नाते मैं इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि सिर्फ करियर ओरिएंटेड नहीं बल्कि कैरेक्टर ओरिएंटेड शिक्षा पर हम लोगों को बल देना चाहिए। अपनी स्व का ज्ञान, अपनी ही ताकत, अगर कोई कमी है, किस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, अगर इसका ही ज्ञान न हो तो फिर सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। इसीलिए अपने देश के यूथ को, हमारे आज जो बच्चे हैं जो देश का भविष्य कहलाते हैं, इन सबको एक ऐसी शिक्षा जिससे कि वो अपना करियर भी बिल्ड करें, जो देश का प्रतिनिधित्व किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में वह जाकर किसी भी परिस्थिति का सामना करके वो कर सकें। ऐसी शिक्षा लेने के साथ साथ अपने देश के मान को बढ़ाते रहें। एक मर्यादा, एक हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी परंपराएं, उनका भी उनको ज्ञान हो। एक ऐसी शिक्षा की हम लोगों को जरूरत है। जहां तक रही नौजवानों की बात, तो देखिए, महत्व नौजवानों का हमेशा किसी भी परिस्थिति, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर हमेशा यूथ महत्व रखता है, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर उस देश का भविष्य, उस समाज का भविष्य रहता है। और बड़े से बड़े आंदोलन आप देख लीजिए, तो किसी भी आंदोलन का अगुवाई वरिष्ठों ने की होगी अपने होश से, अपने अनुभव से, लेकिन उसमें तेजी लाने का, उसमें धार देने का काम तो हमारे या किसी भी समाज या देश के नौजवानों ने ही उसको हमेशा किया है। तो स्वाभाविक रूप से हमेशा महत्व रखता है। पंकज जी, खासतौर पर बात मैं नौजवानों की शिक्षा की इसलिए करना चाहता हूं कि अगर थोड़ा अतीत में लौटें तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा की दशा थी, आप एक राजनेता ही नहीं, एक शिक्षक के भी पुत्र हैं और आपके पिताजी उस वक्त जो है यहाँ के शिक्षा मंत्री के रूप में हुए थे और शिक्षा में जो दुर्गुण आए थे उनको दूर करने के लिए एक सख्त कदम उठाया था। बिल्कुल, जो आज भी याद किया जाता है। लेकिन तकनीकी बढ़ी, आपकी सरकार दोबारा आती है, तो अब उन शक्तियों को छोड़ करके वहां पर नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होती है या अन्य उपादानों पर जाया जाता है। लेकिन जो शैक्षिक व्यवस्था है, जिसकी चाह रही है, जिसका आपने कहा कि मूल्यों पर आधारित, संस्कृति के आधार पर जो है हमारी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन जब हम तुलना करते हैं विकसित देशों के मुकाबले में, तो कहीं न कहीं ये अनुभव होता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, जो हमारे नौजवानों की बुद्धि है, विवेक है, उसके अनुरूप उनको हम संरचना, आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी का 75वां वर्ष, मतलब अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और उसके बाद भी अगर ऐसे प्रश्न कहीं पर उठते हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये सीधे सीधे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोग जिन्होंने लंबे समय तक आजादी के बाद इस देश की सत्ता में को चलाने का काम किया है, इस देश के सत्ता में काबिज रहे हैं। सीधे सीधे उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र में है, उनके आने के बाद
और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं खास तौर पे, तो आप देखिए आज एम्स का निर्माण हो, चाहे हर एक जिले में IIT एक है। मेडिकल कॉलेज बनाने की एक जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है वह हो, और फिर उसके बाद नीचे अगर हम चले जाएं तो बेसिक शिक्षा में जिस तरीके से छोटे बच्चों का नामांकन लगातार तेजी से बढ़ रहा है, कायाकल्प योजना में हमारे परिषदीय जो विद्यालय हैं प्राइमरी, उनके कायाकल्प करना, वहां पर फ्लोरिंग से लेकर सब इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, पानी पीने की व्यवस्था से लेकर शौचालय का निर्माण करना, और साथ साथ में बच्चों को बैग, स्वेटर, यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, ये सब उनको मिले, इसके लिए सीधे उनके माता पिता के खाते में धन मुहैया कराना। तो आज ये सब सारी चीजें प्रारंभ हुई हैं, आज इस तरीके से सरकार काम कर रही है। तो बात सही है कि जो क्षमता हमारे देश के नौजवानों की थी, या जो सपने, या जो उनके अंदर प्रतिबद्धता या संकल्प जो उनका था, उनको सिद्ध कैसे करें, इसको पहले की सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं। पंकज, बार बार हम शिक्षा या नौजवानों की जो बात कर रहे हैं उसमें कारण सिर्फ ये है कि आप उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शिक्षा के मामले में भी हब है और रोजगार के मामले में भी हब है। तो हमने जैसा कि सुना है कि आपने अपने क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं के लिए कुछ अभिनव प्रयोग किए थे, उन अभिनव प्रयोगों का अगर आप जिक्र करें तो। नहीं, बहुत अच्छा, ये मेरे बड़ा मन को छूने वाला प्रश्न है। और देखिए, जब मैं पार्टी ने, नोएडा के लोगों ने जब मुझे वहाँ काम करने का अवसर दिया, तो मुझे लगा कि, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ सामाजिक काम जरूर करते चलें। तो मुझे भी लगा कि विधानसभा में प्रश्न उठाना, एक जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी है, उन सब चीज़ों के साथ साथ क्या करना चाहिए। तो मेरी भी पहले उम्मीद यही थी कि वहाँ के नोएडा का जो परसेप्शन है, सारी चीज़ें ठीक होंगी, वहाँ के स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल अच्छे होंगे। लेकिन जब देखा तो मुझे लगा कि बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी मैंने कहा, और सीएसआर के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी काम किया। वहाँ हाइजीन और सैनिटेशन का कार्यक्रम तेज़ी से बढ़े, ट्रेनिंग उसकी वहाँ पर मिले, इससे भी लर्निंग आउटकम में बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला है। उसके साथ साथ जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल थे उसमें स्मार्ट बोर्ड्स लगें, उसमें वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग हो जाए, वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग, ये मुझे लगता है कि अभी किसी जिले में हो रही है कि नहीं हो रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आधिकारिक रूप से यहाँ पर प्रशासनिक आदेश से वहाँ के एक साथ, सिर्फ अपनी विधानसभा ही नहीं, उसको हमने पूरे जिले में हमने चलाया, और पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी। और उसमें आप समझिए, कोई रिक्शा चलाने वाला है, उनके बच्चे हैं, कोई ठेले पर अपना काम करने वाले हैं, सब्जी फल बेचने वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना भी तो हम ही लोगों की, सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी नागरिक की जिम्मेदारी है। पंकज जी, राजनीति की तमाम सारी बातें हैं, लेकिन उन पर मैं बाद में आना चाहता हूं। अभी मैं आपको देखता हूं कि एक आपने टेन्योर 5 साल का लगभग पूरा करने जा रहे हैं। अपने ये कामों का रिकॉर्ड लेकर के जनता के पास जाएंगे, जनता उस पर क्या निर्णय लेगी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर एक विधानसभा के प्रतिनिधि के तौर पर हम देखें तो क्या चुनौतियां थी आज से 5 साल पहले, और कितना आप उसका समाधान कर पाए हैं? देखिए, वहां पर अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं तो बहुत सारी चुनौतियां थी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलीजुली सरकार केंद्र में भी, प्रदेश में भी चलती रही। प्राधिकरण वहां पर प्रमुख रूप से काम करता है, म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने से लेकर डेवलपमेंट तक सब काम प्राधिकरण करता है। लेकिन प्राधिकरण की छवि कैसी थी, कैसे हालात थे, काम करने का तरीका क्या था, ये सबके सामने है। अभी माननीय न्यायालय ने भी उस पर जो टिप्पणी की थी, वह बहुत बड़ी एक बात उन्होंने कही थी। तो एक तो वहां पर सब चीज़ों व्यवस्थित हों, ट्रांसपेरेंट हों, लोगों के प्रति प्राधिकरण, प्रशासनिक लोग ये अकाउंटेबल हों, इस पर योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है, अद्भुत है। ट्रांसफर पॉलिसी वहां पर प्राधिकरण में नहीं थी, मतलब नोएडा प्राधिकरण में जो है वो ग्रेटर नोएडा में भी नहीं जाता था, तो वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको किया, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर सतीश महाना जी ने उसको करके दिया। तो अब वो हुआ।
तो उसके साथ साथ किसानों की समस्याएं वहां पर थी, लंबे समय से थी। जिन किसानों की जगह पर, जमीन पर हमारा नोएडा आज बना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज बनकर तैयार हुई हैं, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज आज आ रही हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, लेकिन उन किसानों को भी इंसाफ नहीं मिला था। एक बहुत बड़ा काम हम लोगों के सामने था। मैं कहता हूं कि उसमें काफी हद तक हम लोग आगे बढ़े हैं और किसानों के साथ न्याय हो या कोशिश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मैंने हमेशा उनके मुद्दों को उठाने का काम किया है और साथ साथ किसानों का, और आगे होगा भी, जो भी न्यायोचित है वह होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम समझते हैं हमारे शहर को, प्रदेश को, देश को अगर आगे बढ़ाना है, आगे जाना है, तो हमारे किसानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। उनको, उनके परिवार के लोगों को रोजगार से लेकर अन्य सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनके हाथ मजबूत होने चाहिए, तभी हमारा शहर, समाज, प्रदेश, देश आगे जाएगा। एक बड़ी समस्या जो नोएडा में देखी जाती थी वो बिल्डर और बायर्स की। बिल्कुल जी, मैं उसी पर आना जी। तो ये, और दूसरी यही जो जिक्र आपने किया, एक लंबे समय से लोग परेशान थे, उनको मकान, पूरे जीवन की कमाई जिन्होंने लगा दी, उसके बाद उनको ये श्योरिटी, ये कहीं पर भी ये आश्वासन भी नहीं था कि वो मकान कभी उनको मिलेगा कि नहीं, वो बनकर कभी तैयार होगा कि नहीं होगा। लोगों ने 2006, 2007 में जो बुकिंग कराई थी, वो आज तक लोग कई बार परेशान रहते हैं। उसको हमारी सरकार ने, एक समिति मंत्रियों की योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई, उस समिति ने काफी काम किया, कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, जो लोगों को कभी अपेक्षा नहीं रहती थी वो काम हुआ। और फिर माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया, रेरा के माध्यम से बहुत सारे लोगों के अपने जो केसेस थे वो सॉल्व हुए हैं। और एक मजबूत संदेश है, कड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया कि लोगों के साथ, जो हमारे बायर्स थे, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई खपाकर एक आशियाने के लिए अपने पूरे जीवन की मेहनत, कमाई खपाई है, लगाई है, उनको न्याय हो, उनको उनके अपार्टमेंट्स मिलें, यह कोशिश हो रही है। कई जगह जो बिल्डर्स के ड्यूज सरकार पर, प्राधिकरण पे हैं, इस वजह से कई जगहों की रजिस्ट्री रुकी हुई है। ये एक समस्या है, लेकिन इस पर भी सरकार प्रतिबद्ध है और वहाँ जो बायर्स हैं, अपार्टमेंट ओनर्स हैं, उनके साथ यह भी जल्दी ही, मुझे उम्मीद है कि इस पर भी समाधान निकलेगा और वह अपनी जगह के मालिक बनेंगे। पंकज जी, ये तो आपके क्षेत्र की बात रही, लेकिन कुछ बातें और भी हैं कि उत्तर प्रदेश एक मामले में मैं समझता हूं कि थोड़ा सा भाग्यशाली है कि इस वक्त युवा नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ के तौर पर। बिल्कुल। विपक्ष में भी जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो भी युवा हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी युवा हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी युवा पंकज सिंह भी हैं। एक सीरीज है, लेकिन सोच का एक भयंकर अंतर है। वह सोच का कौन सा धरातल होना चाहिए जो धरातल उत्तर प्रदेश को एक मजबूती से आगे बढ़ाने की ओर ले जा सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतियां बनती हैं, सही बनी, गलत बनी, कितनी सफल हैं, कितनी असफल रही, इसका आकलन जनता करती है। लेकिन जो आधार आपने पूछा है, सरकार चलाने का आधार, अपने राजनीतिक या संगठन है, उनकी विचारधारा का आधार, तो मैं समझता हूं साफ नीयत और ईमानदार सोच, ये आधार किसी भी सरकार की सोच का आधार ये होना चाहिए, काम करने का आधार ये होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई बार, अब आज हमारी सरकार जो काम करती है उसका श्रेय लेने की बात पिछली सरकारें करती हैं। भाई, जब आप सरकार में थे तभी आपने काम करके उसका श्रेय क्यों नहीं लिया? आज क्या वजह है कि उस वक्त जिसकी चर्चा भी आपने नहीं की, आज योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद समाजवादी पार्टी उसका श्रेय लेने की कोशिश करती है? खैर, भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने, क्रेडिट किसको मिले, इसके लिए हमारी लड़ाई कभी नहीं रहती है, कोई भी श्रेय इसका लेता रहे। लेकिन जो सुविधाएं, जो हक, जो हमारे प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को, बच्चों को, महिलाओं को, व्यापारियों को जो ये मिलना चाहिए था, ये क्यों नहीं मिला था? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये मैं, और कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश हित के होते हैं, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उस पर भी वोट बैंक की राजनीति, ये विपक्ष की सोच पर हावी रहती है। मैं समझता हूं कि यही बहुत बड़ा डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में है
वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को भी बेल पर छुड़ाने के लिए तैयार रहती है। भाजपा के राष्ट्रवाद में उनको खोट दिखाई देता है, लेकिन आतंकवाद में, आतंकवादियों में उनको वोट कई बार दिखाई देता है। ये दुर्भाग्य है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, तो उस पर सबूत मांगे जाते हैं। भारत माता की जय या राष्ट्रगान बोलने में उनके नेताओं को, कई उनके सांसदों को आपत्ति, सपा बसपा के सांसदों को, कांग्रेस के लोगों को होती है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्य है। किसी भी, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल सरकार में आ जाए, ये कोशिश तो रहती है, लेकिन सरकार में आना ये समाज की, प्रदेश की, देश के लोगों की सेवा का आधार सत्ता हो सकती है, लेकिन सत्ता ही मात्र लक्ष्य हो, ये सपा बसपा और कांग्रेस इस तरीके से काम करती है। ये दुर्भाग्य का विषय है। जिस तरीके से बीते दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया और कल विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने अपने लेखानुदान पर बजट भाषण में उस चीज को कंडेम किया, उसकी निंदा की, तो एक सोच की जो मैं बात करता हूं कि आखिर अभी हम अमृत महोत्सव तक पहुंचे हैं, 75 साल की हमारी आज़ादी हुई है, ऐतिहासिक रूप से हम इतना गलत कैसे हो सकते हैं कि जो विभाजन का जिम्मेदार हो उसे हम अपना हीरो या सेकुलर मानने लगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि देखिए, आतंकवादियों को जब छुड़ाने की वकालत करें, अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपनी जीवन शैली का जो हम आज जीते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर जो बनाने के लिए कारसेवक हो, उनके ऊपर गोलियां चलाने का काम जो लोग करें, तो और फिर आपने जिक्र किया ही है जिन्ना को लेकर, जो लोग राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे लोगों का जिक्र करना या ऐसे लोगों की को महान दर्शाना, जो कि इस देश के विभाजन के कारण हो, इस देश के हजारों हजार लोगों की शहादत हुई हो, जिनकी जान गई हो, ऐसे लोगों का जिक्र करना, ये कैसे कर सकते हैं, ये सोच देखकर भी आश्चर्य होता है। और मैं समझता हूं कि इस देश का, प्रदेश का नौजवान ये सोच को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अभी हाल में ही चित्रकूट में एक हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है, आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने 12 बिंदुओं पर विचार किए। उन विचारों में जो समग्र रूप से निकल करके आया कि समाज की जो हमारी एकता है, खासतौर पर हिंदू समाज की, वो जातियों में जिस तरह से विभक्त हुई है, इसको पूरी तरह से संगठित करना है और हमारे जो सनातनी संस्कार हैं, उन संस्कारों के साथ प्रगति को अपनाना है। बिल्कुल। और जबकि उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर गठबंधन बन रहे हों, जातियों के आधार पर दल बनते हैं और उनसे वोट मांगे जाते हैं, कि कैसे देखें दोनों चीजों को, जो संघ प्रमुख का आह्वान है और जो वर्तमान राजनीति है। देखिए, संघ प्रमुख ने, जो पूजनीय संघ प्रमुख हैं, उनका सोच, वो मुझे लगता है कि विपक्षी ये समझ नहीं पाएंगे, जिन्होंने हमेशा जाति और धर्म की राजनीति की है, या उसमें विभक्त करके लोगों को बांट कर अपनी सत्ता की रोटी सेकने का काम जिन्होंने किया है, वह यह एकता, ये समरसता का भाव समाज में, ये लोग समझ नहीं सकते, और शायद उनकी समझने की कोशिश भी उनकी नहीं रहती है। और मैं समझता हूं कि हमेशा से परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने, और हमारे पहले सरसंघ चालक जी से लेकर आज तक, पूरे इस संगठन की हमेशा से ये सोच ही रही है कि हमारी देश को बांधने का आधार, जो हमारी जो ये बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्री, उसके अलावा जो हमारे जो आध्यात्मिक, हमारी परंपराएं, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति, संस्कृति रही है, इसकी वजह से हम सब लोग एक होकर बंधे हुए हैं, एक हम हैं, और यही हमारी ताकत है। और इसीलिए इतनी विभिन्नताओं के बाद भी जो एकता की हम लोग बात करते हैं, उसके पीछे कारण भी वही सोच है। पंकज जी, उत्तर प्रदेश कास्ट केमिस्ट्री के लिए एक बड़ा लैब के रूप में जाना जाता है। पिछले काफ़ी दिनों से अगर 10-20 साल के इतिहास में हम देखें तो जिस तरीके से मंडल कमीशन आया, बैकवर्ड को एक लामबंद करने की कोशिश हुई, या दलित आंदोलन आए जहां पर उनको लामबंद करने की कोशिश हुई, या फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आती है, कई सारे ऐसे दलों को जो विभिन्न जातियों के समूह के रूप में थे, उनको अपने साथ लेकर के इकट्ठा करके एक नया प्रयोग करके पिछली विधानसभा में बहुमत से भी अधिक समर्थन प्राप्त करती है। कहीं कुछ समाजवादी पार्टी उससे नसीहत लेते हुए वर्तमान समय में
जो समाजवादी पार्टी के जो है समझौते हो रहे हैं, उसको लेकर के ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के किए गए रिसर्च की ओर जो है अपना ध्यान दे रही है। इस प्रश्न पर मैं कहना चाहूँगा कि ये छोटे दलों से जो गठबंधन की बात है, ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ही भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, बल्कि उस समाज में भी जो कहीं पर भी, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक अंत्योदय का विचार हम लोगों के सामने रखा था, भारतीय जनता पार्टी के तो उत्पत्ति या उसको जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये विचारधारा में ही है। जो भी विकास के पायदान पर एकदम निचली सीढ़ी पर हो, उनको आगे बढ़ाना, उनको भी किसी जो पहले सीढ़ी पर लोग हैं या आगे हैं, सक्षम हैं, उनके साथ ही एक प्लेटफॉर्म पर ही लाना, ये हम सब लोगों की सोच है। तो उस समाज में भी एक विश्वास जाए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और वरना जब आज शौचालय बन रहे हैं गांव गांव में, जब महिलाओं को, निराश्रित महिलाओं को पेंशन की बात करते हैं, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को सम्मान देने की बात होती है, हर एक घर में बिजली पहुंचाना, हर एक घर में नल से जल पहुंचाना, जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की जाति और मजहब नहीं आती है। इसमें तो हर तबके के लोगों को महत्व देते हुए, उनको यह विश्वास दिलाते हुए कि आपका भी इस देश को बहुत, आपके भी योगदान की आवश्यकता है और भारत माता के लिए आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इतना महत्व रखते हैं, प्यारे हैं, जितना कि कोई और होगा। तो ये महत्व भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिया है और यह सोच हम लोगों की होती है। पंकज जी, चंद दिनों में 18वीं विधानसभा के गठन की तैयारियां शुरू होंगी, सूचना आएगी, आप लोग मैदान में होंगे, वो आपकी पार्टी मैदान में होगी। क्या वो मुद्दे होंगे आपकी, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, डबल इंजन की सरकार का जो ये उत्तर प्रदेश है, 7 साल आपके केंद्र सरकार के पूरे हुए, 5 साल का टेन्योर आपने यहाँ पूरा किया है, क्या वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप आगे जाने वाले हैं? देखिए, बहुत मुद्दे हैं हमारे पास और मैं तो सकारात्मक बात पर मैं बल देना चाहता हूं। विपक्ष ने क्या किया, उनकी नकारात्मकता, वो उनका विषय है, उसको वो देखें। हमारी बहुत सारी जो उपलब्धि हैं, सबसे पहले तो इस देश का विश्व के प्लेटफॉर्म पर भी मान बढ़ाने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, ये लोगों के मन में है। भव्य काशी धाम लोगों को आज बनकर ये समर्पित हुआ है, वह लोगों ने देखा है। भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनकर तैयार हो रहा है, यह लोग देख रहे हैं। तो इन सब चीजों के साथ साथ जो लंबे समय से विकास के दौड़ में लोग जो पीछे रह गए थे, उन सब लोगों को और जो जरूरतमंद हैं उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंकज जी, बावजूद इसके अखिलेश यादव कहते हैं, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके जाएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि आप जातीय मुद्दों को उठा करके जनता में भ्रम डाल करके उसका समर्थन लेना चाहते हैं। देखिए, उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। मैंने कहा कि जो लोग राजनीति में बने रहने के लिए या अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए देश और प्रदेश की मान के साथ भी समझौता करने को तैयार हो, ऐसे लोगों की बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता है। पंकज जी, फिर मुद्दे पर लौटते हैं। एक चुनौती आपके सामने है, बीते दिनों कोरोना का जो महाकाल था, उस काल को भी अगर देखें तो उन सारी चीजों से निकल करके जो तत्व आता है, उसमें रोजगार की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने दिखाई देती है। जो आंकड़े बताते हैं आपके दावों के विपरीत हैं कि जो अपेक्षा थी नौजवानों की, उसके अनुकूल कार्य या उनको रोजगार नहीं मिल पाया। कोरोना के जो इस कालखंड में जिस तरीके से सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने एक पूरा ये जो पैकेज दिया उससे, और जो उत्तर प्रदेश में भी, चाहे वो आईसीयू के बेड्स की उपलब्धता से लेकर, ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता से लेकर, इन सब रिसोर्सेज को उपलब्ध कराना, जिस तेजी के साथ उस पर काम किया है, यह अपने आप में अद्भुत था। और मैं समझता हूं कि जॉब की भी जहां पर आपने बात की है, तो इस कालखंड में भी जो लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए, उनका स्किल मैपिंग करना, उन तक पहुंचना, लगभग 40-45 लाख लोगों तक पहुंचकर उनमें क्या दक्षता है, किस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं, वो जानकारी लेकर विभिन्न संगठनों के साथ अग्रीमेंट करके सरकार ने उनको नौकरी उपलब्ध कराने की कोशिश की। एमएसएमई के क्षेत्र में लोन उपलब्ध करा के लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट,
के माध्यम से कई लाख लोगों को नौकरी उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है। और आज नोएडा से लेकर हमारे गौतम बुद्ध नगर में एयरपोर्ट से लेकर बहुत सारे डेटा सेंटर से लेकर फिल्म सिटी तक, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, तो अनेक ऐसे काम हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी के 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकॉनमी का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका होगी और हम लोग भी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकॉनमी को हासिल करेंगे, जिसके माध्यम से देश भी हमारा 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी को हासिल करेगा। पंकज जी, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे थे, मुद्दे बहुत हमारे साथ थे सवाल, लेकिन हमारे पास समय की मजबूरी होती है। बावजूद उसके जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपके पास एक अपना रिपोर्ट कार्ड होगा। आप अपने, अगर एक विधायक के तौर पे अपने को, खुद को अगर आपको अपना मूल्यांकन करना हो तो कितने नंबर देंगे? नहीं, देखिए वो उचित नहीं होगा, खुद ही पेपर लिखकर खुद ही नंबर देना ये अपनी सरकार के लिए अगर कहें तो? सरकार ने तो जो काम किया है मैं समझता हूं कि अद्भुत है, ऐतिहासिक है। 100 में 100 नंबर मैं बिल्कुल दे सकता हूं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और के बताए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो दृढ़ संकल्प जो है था, और योगी जी का यहाँ पर नेतृत्व जो हम लोगों को मिला, इसके साथ हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया है वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है और लंबे समय तक बहुत ही गर्व के साथ ये याद किया जाए। 18वीं विधानसभा के गठन में क्या भविष्य देखते हैं पार्टी का? नहीं, पार्टी मुझे लगता है कि हम लोग 350 सीटों के आसपास हम लोग हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने हमारे साथ बात की, समय निकाला इसके लिए। और इसी के साथ जो है हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे के रूप में पंकज सिंह, जिन्होंने बेबाक बात की, तमाम सारे अपने अनुभवों को साझा किया और इसके साथ ही पार्टी की निश्चित जीत का दावा भी किया है। फिर किसी और के साथ मुलाकात होगी, किसी खास व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।